सभा इलेक्शन में जो है अपना पूरा मन बनाया है कि इस बार विधानसभा इलेक्शन में जीत हासिल करनी है सर। तो क्या क्या रणनीति है सर इस बारे में? सबसे पहले तो रोमित जी, मैं आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है, मेरा केवल मात्र एक ही ध्येय है कि हमने भोज विधानसभा क्षेत्र को जो है वो बुलंदियों में ले जाना है, क्योंकि इसी धराव के ऊपर हमारा जन्म हुआ है। वह हमारा यहाँ ये बनता है कि जब तक हम जीवित हैं इस क्षेत्र को जो है बुलंदियों और ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये हमारा जो है उद्देश्य है। तो क्या सर इलेक्शन जो आप अभी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी बेस पे लड़ेंगे सर या आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे? बिल्कुल रमित जी, चुनाव पार्टी से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम। बीजेपी से, स्वयंसेवक संघ से हमारा नाता है, जो हमारी पृष्ठभूमि है। चुनाव निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा और चुनाव हम लड़ेंगे। तो अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपके आगे आपके सामने क्या रास्ता है सर? टिकट की जहां तक बात है, टिकट निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान से हमने बात की है, वह उनके ध्यान में ये विषय है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब बहन जी को, कमलेश जी को टिकट मिला था, तो उस वक्त भी बहन जी ने भी हमसे वायदा किया था कि आप केवल मात्र इस बार मेरा साथ दे दीजिए, अगली बार मैं आपका साथ दूंगी चुनावों में और आप आने वाले टाइम में विधायक होंगे। और हर बात करके ही जो है वो हमने पूर्व में भी जो है बहन जी का साथ दिया। और इस बार उम्मीद है कि बहन जी जैसे उन्होंने पूर्व में कहा है, इस बार मेरा साथ दें। अगर सर नहीं मिलता है, वाजपेयी कमलेश जी का टिकट इस बार नहीं कटता है, तो किस तरह से देखते हैं कमलेश जी को भी चुनौती किस तरह से देंगे भोज में? टिकट कटने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम भोज विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग हैं। वर्षों से हम लोगों ने इस क्षेत्र को सिंचने का प्रयास किया है। हर माता बहन भाई बुजुर्ग के सुख या दुख में जो है हम खड़े रहे हैं। टिकट निश्चित तौर पर भाजपा परिवार, हमारी पार्टी जो है वो इस बार हमें ही देती। दुर्भाग्यवश अगर भारतीय जनता पार्टी से हाईकमान आपको टिकट नहीं देती तो आपके पास कौन सा विकल्प रहेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आप क्या हमला करेंगे? गठानिया जी, नीतियों के विरुद्ध तो ना तो हम इससे पूर्व गए थे, ना तो आप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से जिन्होंने कहा है कि भाई पिज्जावाद दोस्तवाद नहीं चलेगा, तो जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उसमें परिवारवाद के लिए कहीं भी जगह नहीं है। हम जो इससे पूर्व यहाँ पर हम इस क्षेत्र में चले थे तो हमारा जो ध्येय था वो ये था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोज क्षेत्र की 90,000 जनता के स्वाभिमान की बात है। क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जब एक परिवार को 30 वर्ष का मौका मिला, एक परिवार को 5 वर्ष का मिला, तो आगे जो है वो हमारा पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है जो वर्षों वहां पर अपना पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, उन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि जिस एजेंडे को लेकर हम वर्षों से यहाँ पे चले हैं उसमें पवन कुमार का टिकट नहीं बनता हो पार्टी की तरफ से। टिकट निश्चित तौर पर हमारी ईमानदार पार्टी है और निश्चित तौर पर पार्टी इस बार टिकट पवन कुमार को दे, इसमें कोई संशय वाली बात है। वर्तमान में भोज की विधायिका के कार्यप्रणाली से कितने खुश हैं? जहाँ तक बहन जी की कार्यप्रणाली की बात है, इसका तो यथोचित उत्तर जो है वो क्षेत्र की जनता दे पाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी खनन माफिया के ऊपर बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा है, और लगातार खनन माफिया रात के इस समय में घोर अंधेरे में बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। आपका क्या इनके ऊपर कौन सा इनके ऊपर अपना रोल रहेगा, और खनन माफिया के ऊपर विरुद्ध आपकी कौन सी आवाज रहेगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश है। गठानिया जी, जहाँ तक आप खनन माफिया की बात कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, बात क्षेत्र की जनता को भी पता है। जो मेरी समझ में मुझे आता है, हालांकि मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूँ या आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक खनन माफिया पर आप बात कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें ही इनको संरक्षण देती आ रही हैं। और जहाँ तक क्रैशर्स की बात है, खनन माफिया की अगर बात की जाए तो वो मुझे ये लगता है जो सत्ता में बैठे लोग हैं या पूर्व में जो सत्ता में रहे लोग हैं वही लोग उनका संचालन करते हैं। और जहाँ तक खनन के बारे में हम लोग कहते हैं कि जेसीबी लगाई जाती हैं, तो वो तो गलत है, क्योंकि धरती माता का दोहन उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पानी का स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है।
लेकिन उसके बावजूद अगर विधानिया जी आपने इस विषय को ध्यान से देखा हो, मैं कोई इसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें इसके बारे में जो है वो नियमावली बनाने में जो है वो शायद चूक गई हैं, क्योंकि इसमें शायद लचीलापन रहा है। इसके लिए जो है वो उन लोगों को दोषी नहीं करार दिया जा सकता जो लोग वहाँ उसको संचालन उसका कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि हम सरकारों की तरफ से उचित नियम बने होते तो शायद वो हमारी खड़ों का जो दोहन हो रहा है वो शायद उस स्तर पर नहीं होता। लेकिन आज आपने देखा होगा जब से जेसीबीज को हटाया गया है वहां से वो चीजें हटी हैं। आपने देखा होगा कि यदि आज से 4 वर्ष पूर्व जो ट्रैक्टर ट्राली हमारे समाज के हमारे लोगों को 600 रुपए में मिलती थी, आज के वक्त में यदि आप देखेंगे तो वही ट्रैक्टर ट्राली 6000 की मिल रही है, 600 की जगह 6000 की है। जो हमारा टिप्पर जो था वो 4000 में 3500 में उतरता था, आज वही जो है वो 18 और 20,000 रुपए में उतर रहा है। अब आप ये देखिए कि समाज का जो वर्ग है वो बिल्डिंग्स, मकान या सड़कें बनाने से रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरतें तो वहीं उसी खड्डों से पूरी हो रही हैं। तो वहां पर जो संचालन करते हैं, क्रशर संचालन करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो सामान तो वहीं से आएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा है कि हमारी सरकारें इसमें जो है पॉलिसी बनाने में चूक कर गई हैं, या शायद कुछ एक वहां पर जो है ढील दी गई है, जिस वजह से ये, हालांकि ध्यान जो है ये सरकारों का भी सबको पता है इसके बारे में कि ये चलता है। आप हमारे क्षेत्र में ले लीजिए, आप चाहे आगे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए, लेकिन आज के वक्त में अगर खनन माफिया की बात की जा रही है तो वो केवल मात्र कुछ एक लोग जो हैं वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन बातों को छाल रहे हैं। लेकिन आपको हमको ये देखना होगा कि इसका प्रॉपर हल क्या है, कि जनता को जो है वो सुविधा सस्ते दरों पर कैसे मिल सकती है। तो मैं खनन माफिया को तो मैं घोर विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। पिछले 35 से 40 वर्षों से एक छत्तर भारतीय जनता पार्टी का, और बात करना चाहेंगे भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्तर राज्य रहा है। कौन कौन सी कमी जो है भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। कमियां तो विधानिया जी वक्त के हिसाब से कमियां तो हर जगह ही रहती हैं, कमियां खोजने चलेंगे तो कमियां हर जगह रहती हैं। लेकिन जो पूर्व में जो लोग रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वक्त के हिसाब से जो है वो अच्छा करने का प्रयास किया हो, क्योंकि जो व्यक्ति चेयर पे बैठता है, क्योंकि उसके लिए जवाबदेही उस व्यक्ति की फिक्स होती है। आगे उन कमियों को समझना, नाकामियों को समझना वो बुद्धिजीवी वर्ग का फर्ज बनता है, वह क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का बनता है। उसके बारे में जो है वो विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। तो विकास का प्रयास शायद जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चेयर पे बैठे लोग हैं, शायद वो करते भी हैं, लेकिन शायद किसी के अंदर जो है इच्छा शक्ति ज्यादा होती होगी, या कुछ एक लोगों के साथ जो है वो उसको समझने में शायद कहीं ना कहीं विफलता रहती होगी, तब ये चीजें रहती हैं। पिछले दशक से मोदी फैक्टर, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, लगातार मोदी फैक्टर रहा है, परंतु इस बार कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर ना रहने वाला है। उसके पीछे और क्या लीड चलते हैं आप? विधानिया जी, जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, युग पुरुष हैं, बहुत बड़ी देन है इस भारतवर्ष के लिए कि ऐसा संत जो है इस भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहा है। ये अपने आप में एक गौरवशाली समय चला हुआ है, और मोदी जी के आशीर्वाद से राष्ट्र जो है वो उन्नति कर रहा है, ये आप भी जानते हैं, वह हम सभी को जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और खासकर उल्टे पंजाब की बात करें, वही एग्जाम्पल बात करना चाहूँगा, और वही एग्जाम्पल फिट होता है उल्टे हिमाचल पे चिट्ठा मुक्त। और लगातार कहीं ना कहीं हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, कांग्रेसी नेताओं की बात करें, लगातार चिट्ठे के ऊपर बिल्कुल मौन धारण किए हुए नेता सभी रहते हैं। तो क्या आपका कोई एक्शन चिट्ठे मुक्त अभियान के अंतर्गत रहेगा, या कौन कौन सी आप युवाओं के लिए खेल के प्रति और चिट्ठा मुक्त के लिए? विधानिया जी, जहाँ तक आपका चिट्ठा मुक्त का प्रश्न है, हम भी हैरान हैं, क्योंकि ये 4-5 वर्षों में जो है सुनने में आ रहा है। हमारे भोज विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ एक युवा साथी इसकी चपेट में आके अपनी जान खो चुके हैं, माँ परिवार जो है वो उजड़े हैं। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। आपने खुद ही कहा है कि जो नेता गण है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र का न्यायकर्ता जो कुर्सी पे बैठा है, यदि वो स्ट्रिक्ट होगा तो सारा विषय का उन लोगों के ध्यान में होता होगा, शायद मुझे ये लगता है, क्योंकि टोटली प्रशासन
चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, विधानसभा क्षेत्र में जितना भी सेटअप बैठता है वो एक विधायक की चॉइस के मुताबिक ही बैठता है। तो ये जो विषय हैं शायद उन लोगों के ध्यान में होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसकी पकड़ करने में शायद वो लोग जो कर जाते हैं। मैं चिट्टे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, नशा चाहे कोई भी है, लेकिन हाँ मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। चिट्टे की जहाँ तक बात है, आज हमारा बेरोजगार युवा जो है वो फ्रस्ट्रेट है, और इसका कारण आप भी जानते हैं, क्योंकि लाखों रुपया माता पिता ने उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है। तो जब वो बच्चा और रोजगार उसको नहीं मिल पाता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में रहकर जो है वो कुछ एक ऐसे तत्वों के साथ मिल जाता है कि वो नशे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हमारी सरकारों को जो है वो रोजगार सृजन का काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो है भोज विधानसभा क्षेत्र में, यदि भोज विधानसभा क्षेत्र की 90,000 जनता के आशीर्वाद से मुझे भोज से विधायक बनने का मौका मिला, तो हम इस क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे ताकि हमारे बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिले। जो रिक्त पड़े पाते हैं वो सरकार में जाकर जो है उनको भी प्राथमिकता के आधार पर भरवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो युवा है, हमारा देश का युवा जो है वो नशे के गर्त में जाके खोखला ना हो, जिससे कि हमारा राष्ट्र खोखला हो जाए। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे बेरोजगार युवाओं को जो है यहीं पर रोजगार मिले। भोज की राजनीति में लगातार एक गर्माहट, राजनीतिक प्लेयरों की बात करें या राजनीति का भूचाल पैदा करने वाला एक वाकया पवन कुमार अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वाकया है, और धरती पुत्र कहलाने वाला पवन कुमार, जरूर पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे कौन सी कारण रहे और क्या क्या आपकी जो लगातार एक संघर्ष रहा। तो जी हमारा संघर्ष किसी से नहीं छुपा है। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे भोज विधानसभा क्षेत्र के अच्छे लोगों का साथ दिया, साथ मिला मुझे। आज ही वो लोग हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने क्षेत्र में देखा कि एक गरीब व्यक्ति की आवाज को कोई नहीं सुनता है। कई बार कुछ एक ऐसे अधिकारी कर्मचारी गण होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए वहां जाता है तो शायद जो उनको फेस करना पड़ता है शायद वो बयान करने योग्य नहीं होता है। अभी आपने पीछे देखा होगा, मैंने जिला परिषद बैठक में भोज से अपना हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल की बात रखी थी वहां पर, तो वहां पर पर्ची बनाने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 लोग दिन लग जाते हैं और लोगों को वहां नंबर ही नहीं पड़ पाता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाओं का माहौल अभी तक हमारे सिस्टम में है, तो वहां पर लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने आपको कहा है कि परमपिता परमेश्वर का धन्यवादी हूं कि इस प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है। हम यहाँ पर जो है केवल मात्र सेवा के लिए आए हैं। हालांकि सुनने में ये बातें जनता को भी जो है वो शायद बुरी लगती हैं कि यार जब चुनाव आते हैं तो हर व्यक्ति जो है सेवा की बात करता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ। 25 वर्षों से जब से मैंने भोज संभाला है, मैं भोज विधानसभा क्षेत्र के काम, जनता के काम आया, तो जनता को भरोसा है कि पवन कुमार जो बोलता है वो पवन कुमार करता है। मैं बहुत, ये मेरा सौभाग्य है इसके लिए, और उसमें मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवादी हूँ कि निरंतर मुझे कड़ी परीक्षाएं देते देते जो है वो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जनता जो है आज मेरे को भरोसा करती है कि पवन कुमार एक कमिटेड व्यक्ति है और मैं कमिटेड व्यक्ति हूँ। जो मेरे हाथ में होता है उसको मैं 1% अगर कहीं आशा दिखती है 100% में बदलने का हम प्रयास करते। पवन कुमार भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है वर्तमान में, परंतु बात करें कांग्रेस की लगातार और भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने वाली बात करती है और कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रहार करती है कि डूबता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो थानिया जी आपने प्रश्न किया, ये तो शायद पार्टी संगठन के बड़े नेता लोग इसके ऊपर जवाब दे पाएंगे, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर ये पता है कि इस बार हमने भोज विधानसभा क्षेत्र में जो जीत दर्ज करनी है जनता के आशीर्वाद से, और इस क्षेत्र की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, जो भी यहाँ के कार्य हमारे ध्यान में हैं, उनको हम प्राथमिकता करने का प्रयास करेंगे। आपका शब्द पत्र देखा मैंने, उसमें परिवारवाद की बात करी है कि मेरे राजनीति के बाद मेरे परिवार से मेरा वंशज जो है वो राजनीति में नहीं आएगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू उसमें शब्द पत्र में दे रखा है, जरूर उस पर भी आपको प्रकाश डालें। बिल्कुल थानिया जी, आपका प्रश्न वाजिब है। ये शब्द पत्र है, ये कोई नोटिस या टेस्टेड नहीं है। तहसीलदार भोरंस के माध्यम से ये शब्द पत्र
मैं भोर क्षेत्र की 90,000 जनता को दे रहा हूं और पूरी निष्ठा व ईमानदारी से दे रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि यदि मुझे विधायक बनने का मौका भोर विधानसभा क्षेत्र की 90,000 जनता ने दिया तो मेरे उपरांत मेरे परिवार का ना ही तो मेरा पुत्र, ना पुत्री, ना ही मेरी पत्नी, कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। क्योंकि यदि मैं इस पद पे आता हूं तो मेरे पीछे भी वर्षों से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो भी इसमें अपना योगदान देना चाहेंगे, तो स्वेच्छा से वो लोग आगे बढ़े। उन लोगों के लिए वो रिक्तता रहेगी और वो लोग जो है वो इस क्षेत्र में आए, ये मैंने शपथ पत्र में कह दिया है। दूसरा, हमने इस शपथ पत्र में यह भी कहा है कि जन सेवक समाज सेवक होता है और विधानसभा क्षेत्र का सेवक होने के नाते मैं आजीवन पेंशन नहीं लूंगा। क्योंकि आज हमारे प्रदेश में हमारा जो कर्मचारी वर्ग है वो ओपीएस की लड़ाई वर्षों से लड़ रहा है। जब वहां पेंशन नहीं है तो मुझे ये लगता है कि चुने हुए विधायक या एमपी को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हमने ये शपथ पत्र दिया है और जनता ने हमें विधायक बनने का मौका दिया तो पूरी निष्ठा से इसको निभाया जाएगा। और हम जनता को ये वचन देते हैं, यदि पवन कुमार इसे फिसलेगा तो ये शपथ पत्र मेरे द्वारा दिया गया है, जो भी भारतीय दंड संहिता में जो भी नियम कानून बनता है उसके अंतर्गत पवन को भी सजा का प्रावधान रहना चाहिए। वर्तमान में पवन कुमार जिला परिषद सदस्य दीर्घ प्रभार से है और खेल मंत्री भारत सरकार में एक बहुत बड़ा पद जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर। परंतु अगर बात करना चाहेंगे जिला हमीरपुर की और बात करना चाहेंगे भोर विधानसभा क्षेत्र की, खेल जगत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भोर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां वॉलीबॉल क्षेत्र की बात करें, वॉलीबॉल का हब माना जाता है। परंतु आज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय गेम होने के कारण भी कहीं ना कहीं हमारा भोर विधानसभा क्षेत्र पीछे, क्या कहना चाहेंगे? धाड़िया जी, जहां तक भाई अनुराग ठाकुर जी की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे जिला हमीरपुर के लिए बड़े फख्र की बात है कि छोटे से जिला से भारतवर्ष का नेतृत्व मंत्री पद पर अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। इसमें मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद मुझे ये लगता है आप जो कहलवाना चाह रहे हैं दिखाएंगे जिसमें शायद हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, क्योंकि शायद वो उनके ध्यान में इस विषय को नहीं ला पाए हैं, वो शायद उसमें हम विफल रहे हैं। क्योंकि जो आगे मंत्री बैठा है, नेता बैठा है, उसके ऊपर कई बार बहुत सारे प्रेशर्स कामों के रहते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं शायद वो चंद एक ऐसे भी होते हैं कि जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो शायद वो स्तुति तक ही सीमित रह जाते हैं और जो मूलभूत चर्चा या जब विषय हमने वहां रखना होता है उससे हम भटक जाते हैं और वो चीजें शायद उनके ध्यान में नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से शायद आज हमारे युवा जो हैं वो शायद उन सुविधाओं से वंचित हैं। और मुझे ये लगता है कि यदि हमारे कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता या बुद्धिजीवी जन उनके ध्यान में इस बात को लाएंगे तो शायद वो क्षेत्र में जो है बेहतर खेल संस्थान जो है वो युवा साथियों को दे पाएंगे। हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम भी भाई अनुराग ठाकुर जी से बात रखेंगे, जैसे जैसे आप हमें बताएंगे। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस बसों से इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। मिलके हम भी उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो स्थान है वो अच्छे स्थान बने, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर जो जिम की सुविधा हो, खेल ग्राउंड अच्छे बने, कुश्ती के ग्राउंड अच्छे बने, ये हमारे घोषणा पत्र में भी है। हम इसको चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा युवा साथी जो है वो ठीक दिल दौड़ के हों, ताकि हमारा राष्ट्र जो है मजबूत रहे। आपके क्षेत्र के अंतर्गत बात करना चाहेंगे ग्राम पंचायत समिति पर और बात करना चाहेंगे मतलाना वार्ड की। 2200 करनाल गवर्नमेंट भूमि का होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है, परंतु नेता वही विफल रहती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार या कांग्रेस सरकार। लगातार दोनों सरकारें जो है वो वहाँ पे आज तक कोई रोजगार साधन या कोई ऐसा उद्योग लाने में जो है वो असमर्थ रहे, परंतु आपका क्या प्रयास रहे? धाड़िया जी, हमारा पूरा ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से प्रयास रहेगा। तभी मैंने आपसे कहा है कि शायद ही आज तक हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने आज तक कोई शपथ पत्र दिया हो, और वो भी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से। जहां तक आप वहां पर 2200 कनाल की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो प्रयास किया जा सकता है कि
उस स्थान के ऊपर इतनी भूमि की उपलब्धता होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। यदि उस संस्थान जगह पर वहां पर जो है मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए प्रयास किया जाएगा स्थान में जाके, तो मुझे लगता है कि वहां पर जो है हमारे जिला हमीरपुर वन क्षेत्र की तो बात ही अलग है, लेकिन यदि पूरे जिला की बात की जाए तो कम से कम 10,000 रोजगार युवाओं को जो है वहां पर घर द्वार में रोजगार मिल सकता है। ये हमारा प्रयास है। चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा बाबा जी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, यूं ही जय जयकार नहीं होती। आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है और हमारा हिमाचल प्रदेश का सैर उत्सव, सैर पर्व भी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भोरंज विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से मैं उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं। भगवान जो है उनको दीर्घायु दे, ताकि वे इस राष्ट्र की सेवा जो है वो दीर्घायु काल तक कर सके। साथ में शायर उत्सव मेले की जो बात है, ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। मैं इस शायर के उत्सव पर जो है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, व प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में भोले बाबा से ये कामना करता हूँ कि हमारा भोरंज विधानसभा क्षेत्र, हमारा प्रदेश के समस्त परिवार खुशहाल व सुखी रहें, व तरक्की करें, व उन्नति की ओर जाएं। अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? हमारा एक ही संदेश है, वो जनता बेहतर जानती है। मालिक मुझे वो ताकत बख्शे, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब आंसू लेके आता है तो वो हृदय सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंदर वो होना चाहिए जो कि गरीब व्यक्ति के लिए तड़पता हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस कुर्सी के ऊपर बैठने के उपरांत शायद वो हृदय जो है वो शायद लगभग 90% लोगों का पत्थर हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा हृदय जो शुद्ध प्रभु ने दिया है, वो हृदय जनता की सेवा में जो है वो शुद्ध बना रहे। व आगामी जो चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, उसमें क्षेत्र की 90,000 जनता ने यदि मुझे विधायक बनने का मौका दिया, तो हम, जैसे भाई साहब ने कहा था कि जो हमने पद यात्रा की भूतपूर्व भविष्य थी, तो हम इस क्षेत्र में वो जनता के बीच में छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि नेता लोग झूठ बोलते हैं, और हम भी झूठ के धुर विरोधी हैं कि जब सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति बैठा है तो उसका फर्ज बनता है कि प्रत्येक जनता के साथ जो हो न्याय करना, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसकी पार्टी देखे, जिसको आवश्यकता है उसके साथ वो खड़ा हो। यही हम चाहते हैं कि जब हमारे पास वो ताकत होगी तो मेरे दरबार से, मेरे पास से कोई भी व्यक्ति जो है निराश होकर ना जाए। इतनी ताकत मैं जनता से चाहता हूं कि एक बार पवन कुमार विनम्र निवेदन करता है भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि जिन लोगों को आपने वर्षों देखा है, कृपया करके 5 वर्ष का मौका मैं करवत आपसे चाहता हूं। और आपसे मैं यह भी कहना चाहता हूं, 5 वर्ष का समय एक मौका दीजिए। यदि आपको लगेगा कि पवन कुमार भी उसी ढर्रे पे जा रहा है, तो जनता जो है वो मुझे निसंकोच 5 वर्ष के बाद उस कुर्सी से उतारने का हक रखती है, व उनका वो हक बनता है। धन्यवाद।